गुड मॉर्निंग। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर? चलो, अब देखो, सबसे पहले समझना है कि बैच किसके लिए है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा बैच है वो किसके लिए है। सबसे फर्स्ट, सब्जेक्ट आपको मालूम ही है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। सब्जेक्ट का नाम क्या है? एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। ये बैच जून 21 के लिए भी एप्लीकेबल है और दिसंबर 21 के लिए भी एप्लीकेबल है। क्लियर? वापस समझना, ये बैच जून 21 के लिए भी एप्लीकेबल है और दिसंबर 21 के लिए भी एप्लीकेबल है। अब किसको करना है नहीं करना है, मेरा सीधा फंडा है। आप ध्यान दीजिए, अगर आपने दिसंबर 2020 के लिए, वापस सुनना, अगर आपने दिसंबर 2020 के लिए बहुत अच्छे से जीएसटी और डीटी किया है तो जीएसटी में आपको बैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ अमेंडमेंट लेक्चर्स देख के काम कर सकते हैं। डीटी जरूर चेंज हुआ है, मतलब डीटी दिसंबर 2020 के लिए फाइनेंस एक्ट 2019 था और अभी जून के लिए क्या लगेगा? फाइनेंस एक्ट 2020। फिर भी बोल रहा हूं कि वो मैनेजेबल है। लेकिन अगर आपने पहले बिल्कुल भी नहीं किया है, आपको ऐसा लग रहा है कि कंसेप्ट वीक है, वापस हमें करना है, तब आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? आज 15 जनवरी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मान के चलना कंप्लीशन की डेट 15 मार्च, या इसमें 5 दिन और एक्सटेंड होगा। क्लियर? तो कौन से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है? जून 21 के लिए भी और दिसंबर 21 के लिए भी। क्लियर? ऐसा स्टूडेंट जिसने जून 2020 का बैच बहुत अच्छे से किया है, वो खाली अमेंडमेंट्स भी देखेगा तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि दिसंबर 2020 में हमने अच्छे से नहीं किया था, कोई भी रीजन हो सकता है, तब आप ये लेक्चर्स देख सकते हैं। क्लियर? दूसरा, ओल्ड नोट्स को यूज नहीं करना है। नोट्स आप किसी भी टीचर के यूज करें, अमेंडेड यूज करें। क्लियर? उसी नोट्स में चेंज करना प्रोफेशनल एग्जाम के लिए बेटर अप्रोच नहीं है। क्लियर? अब देखो सेकंड, अब आप बैच कितने इसमें? फर्स्ट, लाइव स्ट्रीमिंग चलता रहेगा डेली 8 to 10 इंस्पायर के ऐप पे। आप एक उसमें हो सकते हैं। फिर इसके बाद पेन ड्राइव, और थर्ड गूगल ड्राइव लिंक। क्लियर? बाकी इसकी आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आपको एकेडमी के ऑफिस से मिल जाएगी। क्लियर? तो मैंने आपको बहुत पहले ही क्लियर कर दिया कि ये बैच किसके लिए बेनिफिशियल है। जिन्होंने अभी तक टैक्स नहीं पढ़ा है या पहले पढ़ा है लेकिन अच्छे से नहीं किया, तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वापस बोल रहा हूं, अगर आपने पहले बहुत अच्छे से किया है तो मेरा सजेशन है फिर से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खाली अमेंडमेंट्स के थ्रू काम चला सकते हैं, लेकिन विथ न्यू नोट्स। क्लियर? चलो, अब ध्यान देना, हमारा जो सब्जेक्ट है, दैट इज सीएस प्रोफेशनल। इसका बेटा नाम क्या है? एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। काफी वास्ट है दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। एडवांस टैक्स एंड लॉज प्रैक्टिस काफी वास्ट है दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। क्लियर? अब मैं आपको आज देखो, आज मैं आपको पूरा सब्जेक्ट का इंट्रो दूंगा, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे नोट्स की ब्रीफिंग रहेगी। क्लियर? इसलिए थोड़ा स्लो चलेंगे और मेन फोकस काय पे करेंगे कि पहले हम सब्जेक्ट का कंटेंट समझेंगे कि सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है।
चलो सबसे पहले तो आप समझो लीगल पोजीशन। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये सबसे रेलेवेंट है लीगल पोजीशन, क्योंकि जब तक अपने को बेटा लीगल पोजीशन क्लियर नहीं होगी, जब तक हमें लीगल पोजीशन क्लियर नहीं होगी, आपको यही नहीं समझ में आएगा हमें क्या पढ़ना है, कि कौन से लेक्चर्स देखना है, कौन से लेक्चर्स नहीं देखना है, काफी चीजें क्लियर। तो लीगल पोजीशन ये जो है, अब सबसे फर्स्ट मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, जून 21 के स्टूडेंट्स के लिए जिनका अटेम्प्ट कब है, जून 21। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, तो उनको फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा, फाइनेंस एक्ट 2020। उनको फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा, फाइनेंस एक्ट 2020। जीएसटी की भी बात करेंगे तो सेम फाइनेंस एक्ट 2020। कस्टम्स की भी बात करेंगे, फाइनेंस एक्ट 2020। और साथ में सारे नोटिफिकेशंस, सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन कब तक के, 30/11/2020। अब ये डेट क्यों रेलेवेंट है, 6 मंथ बिफोर। अगर आपका जून अटेम्प्ट है, जून 21 अटेम्प्ट है, तो आपको फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा, 2020 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स सारे नोटिफाइड प्रोविजन टिल डेट, कौन सी डेट तक, 30 नवंबर 2020, बिफोर 6 मंथ। क्लियर ये वाला। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं, अब सेकंड ध्यान देना, अटेम्प्ट कब है आपका, दिसंबर 21। अटेम्प्ट कब है, दिसंबर 21। तो यहां पे भी फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा, 2020। जीएसटी में भी फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा, 2020। और यहां भी फाइनेंस, कस्टम्स में भी कौन सा एक्ट लगेगा, फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020। लेकिन सिर्फ यहां पे अपने को सारे नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, जो भी चेंजेस आए कब तक, 31/5/21। मतलब मई तक की लीगल पोजीशन से आपको अपडेट होना पड़ेगा। किस अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर 21 के लिए। किस अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर 21। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जिस स्टूडेंट का जून में अटेम्प्ट है, जून 21, तो ये बैच अगर आपने किया तो आपको कहीं पे भी कोई चेंजेस के लिए नहीं परेशान होना है, क्योंकि ये फुल्ली अपडेटेड रहेगा। लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट दिसंबर 21 है, लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट कब है, दिसंबर 21, तब भी ये बैच आपके लिए यूजफुल है। आपको सिर्फ 5 to 10 अमेंडमेंट लेक्चर्स देखना पड़ेगा। अगर कोई चेंजेस होते हैं, कोई चीजें, कोई प्रोविजन, डीटी में तो कोई चेंज नहीं होगा, आईडीटी में अगर कोई प्रोविजन नोटिफाई होता है, कब तक, 31 मई 2021 तक, 31 मई 2021 तक। बोलिए, अब इसमें अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछिए। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप अभी क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। यस, अब देखो ओल्ड और न्यू का पोजीशन। अब
अब ओल्ड और न्यू का क्या है, अगर मैं सिलेबस देखूंगा ओल्ड और न्यू में बहुत माइनर चेंज है। वो माइनर चेंज सबसे पहला, ओल्ड में उन्होंने कस्टम्स में वेटेज नहीं दिया था और न्यू में उन्होंने क्या करके रखा है, ये बता दिया है कस्टम्स कितने मार्क्स का है 10। ओल्ड में कुछ एडिशनल टॉपिक्स रहेंगे, जीएसटी में तो कोई नहीं, कस्टम पूरा सेम है, सिर्फ डीटी में थोड़ा बहुत चेंज है। तो ओल्ड के लिए भी एप्लीकेबल है और न्यू के लिए भी एप्लीकेबल है, कोई इश्यू नहीं आएगा उसमें। क्लियर, ओल्ड के लिए भी एप्लीकेबल है, न्यू के लिए भी एप्लीकेबल है। और कोई क्वेरी आपको लीगल पोजीशन को लेकर, पहले वो चीज क्लियर करिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब देखो सब्जेक्ट कैसे डिवाइड है, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है जीएसटी या ये सब्जेक्ट, अब ध्यान देना। 100 मार्क्स का पेपर है, एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। अब इस सब्जेक्ट को उन्होंने कैसे डिवाइड करके रखा है वो देखो। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट किस चीज का है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और इसमें मार्क्स कितने हैं 70। फिर 70 को उन्होंने वापस डिवाइड किया है जीएसटी 60 और कस्टम्स 10 मार्क्स, जीएसटी 60 और कस्टम्स कितने मार्क्स का है 10। लेकिन ओल्ड सिलेबस में उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का बोला है 70 मार्क्स का बोला है, ये नहीं बाइफरगेट किया है कि कस्टम्स कितने मार्क्स का। और यहां पे उन्होंने सिर्फ क्या कर दिया, कस्टम्स स्पेसिफिक कितना दे दिया है 10 मार्क्स का और जीएसटी कितना है 60 मार्क्स। इस 60 मार्क्स के लिए भी देखो जीएसटी में आपको सीजीएसटी एक्ट सिलेबस में है, देन आईजीएसटी सिलेबस में है, जीएसटी कंपनसेशन सेस है और यूटीजीएसटी। मतलब 60 मार्क्स के जीएसटी के लिए, 60 मार्क्स के जीएसटी के लिए वापस समझना, 60 मार्क्स के जीएसटी के लिए आपको 4 एक्ट पढ़ना है। फर्स्ट वन इज सीजीएसटी, सेकेंड वन इज आईजीएसटी, थर्ड जीएसटी कंपनसेशन सेस और फोर्थ क्या है यूटीजीएसटी। क्या नहीं पढ़ना है एसजीएसटी, क्या नहीं पढ़ना है एसजीएसटी, क्योंकि हर स्टेट का अलग रहेगा। इसके बाद आपको क्या देखना है कस्टम्स, ये कस्टम्स कितने मार्क्स का है सिर्फ 10 मार्क्स का। तो कई स्टूडेंट इसमें सिलेक्टिव भी करके जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है। क्लियर, तो इनडायरेक्ट टैक्स 70 मार्क्स का और डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का रहेगा 30 मार्क्स का। डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का रहेगा 30। अब पेपर पैटर्न कैसा रहता है आप वो समझना। एग्जीक्यूटिव में पेपर पैटर्न में कोई भी इशू नहीं था क्योंकि पूरा एमसीक्यू बेस्ड, और फाइनल में आपको बहुत डिटेल में जाना है। फाइनल में एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस का जो पेपर आता है वो काफी डिटेल में आता है, आप दिसंबर अटेम्प्ट का भी देख सकते हैं। अब इसमें देखो पेपर पैटर्न, सबसे फर्स्ट थ्योरी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसके अलावा इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है इंस्टीट्यूट, देन डिफरेंस बिटवीन भी ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं। भाई ऐसा लिखा थोड़ी ना है कि एमसीक्यू पेपर है, पेपर सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में वो किसी भी वे में पूछ सकते हैं। ट्रू और फॉल्स जब आते हैं तो खाली ट्रू और फॉल्स बताने से काम नहीं चलेगा, यहां पे रीजनिंग देना है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकता है, फॉर्म नंबर और दूसरा पेनल्टी पे भी इंस्टीट्यूट फोकस करता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 दैट इज फॉर्म नंबर और दूसरा क्या है पेनल्टी। फिर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, इस अटेम्प्ट में भी पूछे, और इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा सजेशन है, आप सिलेक्टिव स्टडी के लिए मत जाना, जीएसटी में एटलीस्ट आपको पूरे टॉपिक्स कवर करना है, पूरे टॉपिक्स कवर करना है। हाँ, सिलेक्टिव आप थोड़ा सा कहां पे हो सकते हैं, पेनल्टी और फॉर्म नंबर में। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली सारी पेनल्टीज और फॉर्म नंबर्स याद करना पॉसिबल नहीं है। तो पेपर पैटर्न समझ में आया, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकता है, फॉर्म नंबर और
पेनल्टी। मतलब जब सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है तो आपको ये सब चीजें समझ, देखो एग्जीक्यूटिव में हम क्या करते थे, एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस दिखते थे, वहां पे थोड़ा सा भी पढ़ा है तो हमको रिकलेक्ट हो जाता था, यहां पे ऐसा नहीं रहेगा। क्लियर? तो केस लॉ बेस्ड भी रहेगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं सर कितने मार्क्स की थ्योरी आएगी, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा। सीएस प्रोफेशनल में आप ये जज नहीं कर सकते, हर अटेम्प्ट में वो चेंज कर देते हैं। कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि 70 मार्क्स की थ्योरी या 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कैलकुलेशन मत करना, और ये प्रेडिक्शंस कभी भी सही नहीं रहते, इसलिए आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद अब हम नोट्स कैसे कवर करेंगे, ध्यान देना। जो नोट्स है आप मेरे नोट्स फॉलो करो, साथ में मैंने नोट्स में आईसीएसआई के मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इनकॉर्पोरेट कर दिए। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखोगे, तो वो 1100 पेजेस का है। इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है वो 1100 पेजेस का, वहां से मैंने सारे प्रैक्टिकल कवर कर लिए। सेकंड, आईसीएसआई मॉड्यूल पूरा कवर है प्रैक्टिकल में। सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल प्रैक्टिकल के लिए कवर किया है, और सीएम इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिकल। और साथ में क्या सॉल्व करना है अपने को, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, वो भी मैंने इंकॉर्पोरेट कर दिए हैं नोट्स में। क्लियर? वॉल्यूम 1 पूरा किसको कवर करेगा, सीजीएसटी। वॉल्यूम 1 पूरा किसको कवर करेगा, सीजीएसटी। वॉल्यूम 2 किसको कवर करेगा, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है। मैं भी आपको इंडेक्स दिखाऊंगा तो वहां से क्लियर होगा। वॉल्यूम 3 किसका रहेगा, कस्टम। जिनका ओल्ड सिलेबस है उनको कस्टम पूरा करना है। मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन न्यू सिलेबस वाले कुछ जगह क्या करते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स कर लेते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए इतना पढ़ना, कई बार ऐसा लगता है कि सर इतना टाइम नहीं दे सकते 10 मार्क्स के लिए, तो अपना अपना कॉल रहता है। मैं आपको पूरा कराऊंगा, आपको ऐसा लगता है कि सर हम सिलेक्टिव करके जा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं 10 मार्क्स के लिए, तो आप करिए। और इसके बाद वॉल्यूम 4 क्या रहेगा, डायरेक्ट टैक्स। तो जून 21 के लिए डायरेक्ट टैक्स में चेंज क्या, फाइनेंस एक्ट ही चेंज है। जिनने दिसंबर 2020 में अटेम्प्ट दिया होगा उन्होंने फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ा होगा, 2019, और यहां पे फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा, 2020। क्लियर? अगर आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है तो आपको एक नोट्स की कॉपी बनाना है। उस नोट्स की कॉपी में प्रैक्टिकल और थ्योरी प्लस कुछ जगह अपन क्या बनाएंगे, चार्ट्स। और सबसे मेन प्रैक्टिकल में आपके लिए जो जरूरी रहेगा दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रॉपर पेज अलाइन होना चाहिए, कहां पे पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम, असेसी का नाम, किस मंथ के लिए कंप्यूटेशन है, हर चीज आपको आना चाहिए। अगर आप अभी सोचेंगे कि हम अभी रफ में कर ले रहे हैं डायरेक्ट एग्जाम में, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो चीज नहीं होती। एग्जीक्यूटिव में हम प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि पूरा पेपर पैटर्न हमारा क्या रहता है, एमसीक्यू, सेम विद एफएमएसएम और सीएमए। लेकिन यहां पे पूरा पेपर क्या रहेगा, सब्जेक्टिव। आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको स्पीड नहीं आएगी, और एग्जाम के अंदर आप ये नहीं सॉल्व कर पाओगे कि कितने कॉलम बनाना है। हर बार प्रेजेंटेशन चेंज होगा ना, मान लो जीएसटी स्टेटमेंट बनाना अलग, नॉर्मल कैलकुलेशन करना है तो उसमें एक पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा और 2 अमाउंट के। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। तो इस वे में हमारा पेपर रहेगा। क्लियर? अब बोलिए, और कोई डाउट? और कोई क्वेरी पेपर पैटर्न को लेके? क्लासेस डेली रहेंगे। संडे अपन सैटरडे को डिसाइड करेंगे। संडे हम कब डिसाइड करेंगे,
सैटरडे। बैच के ऊपर रहता है, अगर अच्छे से स्पीड चल गई तो हो सकता है संडे ऑफ लेंगे, और अगर ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट पीछे जा रहा है, क्यों? क्योंकि देखो जून अटेम्प्ट है ना, तो मुझे जितने जल्दी में सिलेबस कराऊंगा कंप्लीट, उतना आपको रिवीजन का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? तो संडे का हम कब डिसाइड कर लेंगे? सैटरडे। नेहा थैंक यू। और कोई क्वेरी पेपर पैटर्न को लेके? अभी बोल रहा हूं सिलेक्टिव स्टडी के लिए मत जाना। पेपर पैटर्न आप अगर स्कैनर में भी देखोगे या पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो आप प्रोफेशनल में छोड़ के जाओगे कि अरे ये थ्योरी चैप्टर है, इसमें से इंस्टीट्यूट क्या पूछेगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा। पैटर्न को लेके कोई भी क्वेश्चन, ओल्ड एज वेल एज न्यू, दोनों के लिए। पेपर फुल सब्जेक्टिव है, फाइनल एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। फुल सब्जेक्टिव, एग्जीक्यूटिव पूरा एमसीक्यू था, फाइनल पूरा सब्जेक्टिव रहेगा। क्लियर? चलिए मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं। इसे आपको नोट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपकी पूरा लीगल पोजीशन रहेगी। ध्यान देना, सबसे फर्स्ट एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, जीएसटी। तो जीएसटी जब हम पढ़ेंगे तो हमें कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ना है? फाइनेंस एक्ट 2020, और इसमें भी नोटिफाइड। अब वापस समझना, नोटिफाइड का क्या फंडा रहेगा? एक आपका अटेम्प्ट क्या रहेगा? जून 21, और सेकंड दिसंबर 21। जून 21 के लिए कब तक का पोजीशन देखेंगे? जून 21 के लिए कब तक की पोजीशन देखेंगे? 30/11/2020, और दिसंबर 21 के लिए क्लियर? इसके बाद डायरेक्ट टैक्स में फाइनेंस एक्ट 2020, कस्टम्स लॉ, फाइनेंस एक्ट 2020, फिर इसके बाद प्लस सर्कुलर, नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन। यहां सीधा फंडा क्या रहता है? अटेम्प्ट से 6 महीने पहले तक के, अटेम्प्ट से 6 महीने पहले तक के। देन इंस्टीट्यूट एग्जाम के टाइम पे सप्लीमेंट इशू करता है आईसीएसआई का, वो उसमें काफी सारे आपको केस लॉज मिल जाएंगे, ये भी देखना है। क्लियर? अमेंडमेंट जून 21 के लिए वापस बोल रहा हूं 30 नवंबर, और दिसंबर 21 के लिए 31 मई। अब अमेंडमेंट कितने फॉर्म में आ सकते हैं? अमेंडमेंट एक्ट में आ सकता है चेंज, रूल्स में चेंज आ सकता है, कोई नोटिफिकेशन नया आ सकता है, और क्या इश्यू हो सकते हैं? सर्कुलर, प्लस केस लॉज। मेरा सजेशन है केस लॉज आप सिर्फ कहां से कंप्लीट करेंगे? हम आईसीएसआई सप्लीमेंट। केस लॉज हम सिर्फ कहां से कवर करेंगे? आईसीएसआई सप्लीमेंट्स। मैं वापस बोल रहा हूं, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, अप्रैल में बच्चा पूछता है सर जो अभी फाइनेंस एक्ट 21 आया है वो एप्लीकेबल होगा कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस फाइनल लेवल पे नहीं आना चाहिए। आपको पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें कौन सा एक्ट पढ़ना है, किस डेट तक की लीगल पोजीशन से हमें अपडेट रहना है। तो ये चीज
आपको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है तो अभी ही क्लियर कीजिए। क्लियर? कोई भी क्वेरी इसमें? ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना जो मैंने लीगल अपडेट्स दिखाया है कि कहां तक की पोजीशन हमें क्लियर होना चाहिए। चलो अब देखो, सबसे फर्स्ट यहां से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज वॉल्यूम 1 सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। अब पहले वॉल्यूम में अगर हम देखेंगे तो 21 चैप्टर्स हैं। पहले वॉल्यूम में कितने चैप्टर्स हैं? 21। सबसे मेरे हिसाब से जो सबसे रिलेवेंट चैप्टर है वो क्या है आपका? बेसिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जितने अच्छे से आप पढ़ोगे बेस, उतने इजी वे में आपको आगे के चैप्टर्स क्लियर होंगे। अगर आपका बेस ही वीक है तो आगे आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। ये मतलब नहीं कि हमने सर एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव में हमने जो पढ़ा था हमारे दिमाग में एक ही था कि वहां हमें 4 ऑप्शंस रहेंगे। हम एग्जीक्यूटिव में रीजंस पे भी कम ध्यान देते हैं, यहाँ पे रीजंस ऐसा क्यों हो रहा है ये बहुत मैटर करता है फाइनल में। क्लियर? फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आपको सिर्फ डेफिनेशंस मिलेंगी जो सीजीएसटी में भी यूज होंगी, आईजीएसटी में भी यूज होंगी, यूटीजीएसटी में भी यूज होंगी और जीएसटी कंपनसेशन सेस में भी। फिर चैप्टर नंबर 3 पूरा जीएसटी का बेस है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। चैप्टर नंबर 4 लेवी एंड कलेक्शन, यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। यहां से क्या आता है आपका? प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकल कंसेप्ट से, यहां से भी। और थर्ड चैप्टर क्या रहेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जॉब वर्कर, ये भी मेन फोकस काय पे करता है? प्रैक्टिकल। क्लियर? मतलब मेरे 3 चैप्टर प्रैक्टिकल के कौन कौन से हो गए? फर्स्ट वन इज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, लेवी एंड कलेक्शन, उसके बाद टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, और थर्ड क्या हो गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जॉब वर्क। इसके बाद जॉब वर्क छोटा सा चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन, थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। थ्योरी भी मिल सकता है आपको, प्रैक्टिकल। फिर इसके बाद टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, थ्योरी चैप्टर, रिटर्न, थ्योरी चैप्टर, पेमेंट ऑफ टैक्स। यहां से 100% अगर आप कोई भी अटेम्प्ट देखेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता ही है। रिफंड थ्योरी, ऑडिट थ्योरी, असेसमेंट थ्योरी चैप्टर, ये एग्जीक्यूटिव में नहीं है, फाइनल में काफी डिटेल में है। इसके बाद इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, ये भी एग्जीक्यूटिव में नहीं है, फाइनल में ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये चैप्टर को बहुत लाइटली लेते हैं कि हम बाद में कर लेंगे। इस बार भी इन्होंने दिसंबर में इसमें से क्वेश्चन पूछा। डिमांड एंड रिकवरी, थ्योरी क्वेश्चन, लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, फुल थ्योरी। इसके बाद एडवांस रूलिंग, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एडवांस रूलिंग जीएसटी में भी है,
एडवांस रूलिंग कस्टम्स में भी है और एडवांस रूलिंग डायरेक्ट टैक्स में भी है। अगर हमने एक जगह बहुत अच्छे से एडवांस रूलिंग की तो बाकी दो हमारे जल्दी कवर हो जाते हैं। इसके बाद अपील्स एंड रिविजन्स और चैप्टर नंबर 21 रहता है पेनल्टी। क्लियर? तो कुछ चैप्टर्स आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़े होंगे, लेकिन फिर बोल रहा हूं एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में काफी लेवल का डिफरेंस है। नॉलेज बोलते ना, लेवल ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, काफी फर्क मिलेगा। क्लियर? चैप्टर नंबर 21 पेनल्टी, इसको याद करने के अलावा अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्लियर? तो जो भी हमें टाइम लगेगा जीएसटी के सिलेबस में, दैट इज इन वॉल्यूम 1। तो वॉल्यूम 1 में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 21 पूरा मॉड्यूल के हिसाब से। फिर इसके बाद वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में जो सबसे पहला चैप्टर होता है दैट इज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ये पूरा एक्ट 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। ये पूरा एक्ट आईजीएसटी कितने लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है? 5 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कब 5 लेक्चर में कंप्लीट होता है? अगर आपने पूरा सीजीएसटी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पूरा सीजीएसटी एक्ट कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? और यहां मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो काय पे मिलेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे इंस्टीट्यूट में वो काय पे मिलेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? एक्ट में भी 9 चैप्टर है, तो मैंने उसको उसी हिसाब से डिवाइड करके रखा। फर्स्ट प्रिलिमिनरी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन, लेवी एंड कलेक्शन, नेचर ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड, जीरो रेटेड सप्लाई, अपोर्शनमेंट ऑफ टैक्स एंड सेटलमेंट ऑफ फंड और मिसलेनियस। क्लियर? इसके बाद यूनिट 2 में ही यूटीजीएसटी, यूनियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाता है। 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है यूटीजीएसटी। आप चैप्टर्स मत देखो कि 9 चैप्टर्स, लेकिन जब आप 9 चैप्टर्स देखोगे ना तो कुछ चैप्टर्स आधे पेज में भी कंप्लीट है। तो एक लेक्चर मैक्सिमम, वो भी कितनी देर का? 2 आवर्स में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। यहां से भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मार्क 3 मार्क में। और हम क्या करते हैं? चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं। ये भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, 2 घंटे का भी चैप्टर नहीं है। मैं एक बार पढ़ा दूंगा आपको, उसके बाद 15 to 20 मिनट्स लगेंगे जिसमें ये पूरा रिवाइज हो जाएगा। जीएसटी कंपनसेशन सेस। क्लियर? तो अब जीएसटी में हमें क्या क्या पढ़ना है? जीएसटी मैंने आपको क्या बताया? 60 मार्क्स का है। हमारे सिलेबस में क्या है? सबसे पहले सीजीएसटी, उसके बाद आईजीएसटी, देन यूटीजीएसटी, और फिर क्या रहेगा? जीएसटी कंपनसेशन सेस। फिर क्या रहेगा? जीएसटी कंपनसेशन सेस। मेजर बेस आपका काय से बनेगा? सीजीएसटी। मतलब जो भी लेक्चर्स में टाइम लगेगा दैट इज इन सीजीएसटी। आईजीएसटी मैंने बता दिया 5 लेक्चर्स, यूटीजीएसटी 1 लेक्चर और जीएसटी कंपनसेशन सेस 1 लेक्चर में। क्लियर? अब देखो, इसके बाद जो सबसे रिलेवेंट टॉपिक है दैट इज मिसलेनियस। यहां पे कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए हैं जो कई सारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। ये सिर्फ आईसीएसआई के मॉड्यूल में दिए हुए हैं। कहां पे दिए हुए हैं? आईसीएसआई के मॉड्यूल में। और यहां से क्वेश्चन 100% आता है। सबसे फर्स्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। ये अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट कहां पे मिलेगा? कस्टम्स, क्योंकि कस्टम्स भी काय से डील करता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। उसके बाद ई कॉमर्स, अमेजोन से रिलेटेड प्रोविजंस की ई कॉमर्स में क्या है। देन इंडस्ट्री ऑब्लिक सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस। अब ये चैप्टर का ऐसा है कि अगर आपने सीजीएसटी अच्छे से पढ़ा है, और सीजीएसटी में एक चैप्टर आएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। सीजीएसटी में एक चैप्टर क्या आएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपका वो चैप्टर क्लियर है तो ये चैप्टर आपको बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेक्टर एनालिसिस में सारे प्रोविजन काय से रिलेटेड मिलेंगे आपको? आईटीसी, पेमेंट, टैक्स प्लानिंग मतलब। फिर कंप्लायंस रेटिंग, कंप्लायंस रेटिंग सब जब टॉपिक चलेंगे। एंटी प्रॉफिटरिंग, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, फिर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, और वापस अपन एक चैप्टर और देखेंगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, देन ई वे बिल, और हां एग्जिम्पशंस अंडर जीएसटी। ये इस बार अपन थोड़ा सा डिटेल में करेंगे क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे। क्लियर? तो ये हमारा पूरा जीएसटी का पार्ट हो गया। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है
मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होता है, एंटी प्रॉफिटरिंग क्या है, क्या प्रोविजन है, कौन सी कमिटीज इसको गाइड करती है, इसलिए छोड़ना नहीं है। अब कस्टम्स लॉ, यहां थोड़ा सा आके स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मार्क्स कितने हैं। 10 न्यू सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में उन्होंने मार्क्स नहीं बोला। न्यू और ओल्ड अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो दोनों का सिलेबस सेम है। डिफरेंस सिर्फ कहां पे है, न्यू सिलेबस में उन्होंने मार्क्स का वेटेज बता दिया है, ओल्ड में मार्क्स का वेटेज नहीं है। भाई 18 चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं। अब 18 चैप्टर्स अगर आप देखोगे तो मैं इसमें मैक्सिमम 10 to 12 लेक्चर्स लूंगा। 10 to 12 लेक्चर्स में हम पूरा कस्टम कंप्लीट कर लेंगे। और यकीन मानिए इतना ही इसमें टाइम देना है, इतना ही इसमें टाइम देना है। हाँ, जिनका ओल्ड सिलेबस है उन्हें मैं 5-6 लेक्चर्स और कराऊंगा, लेकिन जिनका न्यू सिलेबस है हम इसको कितने इसमें कंप्लीट करेंगे, 10 to 12। क्योंकि मार्क्स कितने हैं न्यू सिलेबस में, सबसे बड़ा इशू क्या है, कस्टम सिर्फ कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। लेकिन ये गलती नहीं करना है कि सर 10 मार्क्स का है तो हम छोड़ देते हैं, ना तो नोट्स का साइज देखना है। 130-140 पेजेस में कस्टम्स के नोट्स हैं और आपको उतना पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स कहां पे यूज हो जाएंगे आपके जीएसटी में। क्लियर। इसके बाद बात आती है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मार्क्स कितने हैं, 30। डायरेक्ट टैक्स मार्क्स कितने हैं, 30। और यहां पे सबसे मेन सर आपको ये याद रखना है, यहां फाइनेंस एक्ट 2020 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो अगर आपने दिसंबर 2020 में पढ़ा है तो वो पूरा चेंज हो जाएगा। अभी यहां पे फाइनेंस एक्ट 2020 लगेगा और दिसंबर 2020 में आपने क्या पढ़ा होगा, फाइनेंस एक्ट 2019। फाइनेंस एक्ट 2019, इसमें 9 चैप्टर्स हैं मॉड्यूल के हिसाब से। सबसे पहला चैप्टर टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पूरा थ्योरी है। फिर उसके बाद टैक्स रेट्स एंड एएमटी, सॉरी, देन टैक्सेशन ऑफ फर्म। आपने एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा होगा, पर प्रोफेशनल में उसका लेवल बहुत अलग है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क का। असेसमेंट ऑफ कंपनीज, यहां पे भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देन टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, गार, बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, सॉरी इंटरनेशनल टैक्सेशन, टैक्स ट्रीटीज एंड DTAA, और टैक्स इंप्लीकेशन ऑन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में क्या कवर करेंगे वो याद है, एग्जीक्यूटिव में अपन ने गिफ्ट पढ़ा था, गिफ्ट, फिर डिविडेंड से रिलेटेड टॉपिक्स, देन स्लम सेल। तो अलग अलग चैप्टर्स में से जो जो रेलेवेंट है कॉर्पोरेट के लिए वो सारे इन्होंने यहां पे कवर कर लिए। अब कई स्टूडेंट्स का रहता है सर हेड्स कवर करना है कि नहीं, तो मेरा सजेशन है हेड्स आप किसी का भी मैराथन देख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हेड्स में नहीं पढ़ना है। यहां मैं आपको एडिशनल एक चैप्टर करा के दूंगा अलग से, डिडक्शंस 80C से लेकर 80U। क्लियर, डिडक्शंस 80C टू 80U। अब 80C से 80U के डिडक्शंस आपको कहां पे यूज हो जाएंगे, जब हम ये चैप्टर करेंगे टैक्स ट्रीटीज DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो इसमें जितने भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल, उसमें हर जगह क्या यूज होता है, डिडक्शंस यूज हो जाते हैं 80C से लेकर 80U के। और डिडक्शंस कहां पे यूज हो जाएंगे, फर्म के क्वेश्चन में, टोटल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी का अगर क्वेश्चन पूछा है तो ये चैप्टर में आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छे से करना और डिटेल में हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हेड्स में आप ज्यादा फोकस मत करना, बस हेड्स का आपको नॉलेज होना चाहिए और वो अपने को आता है क्योंकि हमने कहां पे पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव में। क्लियर, तो ये आपका पूरा पेपर है। क्लियर, तो फाइनल में पेपर पैटर्न काफी रेलेवेंट है, तो आपको समझ में आया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये नहीं कि सर हमने हेड्स बहुत अच्छे से कर लिए, हेड्स में से क्वेश्चन आता ही नहीं। आपको मेजर फोकस काय पे करना है, ये 9 चैप्टर्स में, और चैप्टर नंबर 10 काय के लिए यूज करना है, डिडक्शन। अब कई बच्चों का रहता है सर मॉड्यूल में डिडक्शन कहीं नहीं दिए, तो मॉड्यूल में डिडक्शन नहीं दिए, लेकिन जब आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस देखोगे DTAA, फॉर्म, मैट, तो वहां पे वो डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। क्लियर, और इस बार जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा दैट इज टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, क्योंकि यहां पे अल्टरनेटिव टैक्स स्ट्रक्चर आ गया है इंडिविजुअल और HUF के लिए।
इस चैप्टर से आप प्रैक्टिकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई कौन सा मेथड ऑप्ट करना है, नॉर्मल टेक्स्ट स्ट्रक्चर जाना है कि अल्टरनेटिव। क्लियर? तो ये हमारा सिलेबस है। अब इसमें आपको और कोई भी क्वेरी? क्लियर? अब देखो मेरे आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। आपको एक प्रॉपर कॉपी मेंटेन करना है। मेरा सजेशन है 2 कॉपी मेंटेन करो, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। अब उसका रीजन क्या है, हम सारे क्वेश्चंस बार बार नहीं सॉल्व कर सकते। जब हम एग्जाम क्लास में सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन मैंने प्रेजेंटेशन के साथ कराया उसको आप वैसे ही नोट डाउन करो, बाद में फिर से वो क्वेश्चन अगेन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व होगा तो बाद में आप सिर्फ उसको ऑडिट बेसिस पे देख सकते हैं। क्लियर? और एक कॉपी आप थ्योरी की मेंटेन करिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्म नंबर और पेनल्टी से रिलेटेड, और कुछ जगह हम क्या ड्रॉ करेंगे, चार्ट्स ड्रॉ करेंगे। कुछ जगह हम क्या ड्रॉ करेंगे, चार्ट्स। मतलब अब जैसे असेसमेंट वाला चैप्टर है, असेसमेंट वाला चैप्टर पूरा 3 पेज में है, 3 से 4 पेजेस में कंटेंट है उसका। तो उसको जब आप चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे तो हम पूरा उसको 1 पेज में कर लेंगे। जब आप चार्ट बना लोगे तो एक बार आपको मेन प्रिपेयर कहां से करना है, नोट्स में से, और देन आपको क्या देखना है, चार्ट्स। तो ये दोनों कॉपी आपको सबसे ज्यादा कहां पे बेनिफिट करेंगी, रिवीजन के लिए। नहीं तो आप खुद सोचो, एग्जाम से एक दिन पहले आप 4 वॉल्यूम रिवाइज कर सकते हो क्या? एग्जाम से एक दिन पहले आप 4 वॉल्यूम किसी भी कंडीशन में रिवाइज नहीं कर सकते। तो बेटर क्या रहता है, आपकी प्रैक्टिकल कॉपी और थ्योरी कॉपी को आप आराम से एक बार ब्रश अप कर सकते हैं कि हाँ प्रैक्टिकल में ये पॉइंट पे हमको ध्यान देना है। और जब भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा मैं वहां पे बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट मार्क करो। इंपॉर्टेंट मार्क करने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में आएगा, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, वो टॉपिक कैलकुलेटिव है, इंपॉर्टेंट है, हम भूल सकते हैं, इसलिए उसको नोट डाउन करना है। क्लियर? इसके बाद थ्योरी में भी आपको जो भी पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा लगता है वो इंपॉर्टेंट है तो आप अपना चैप्टर हेडिंग में नोट करो। और एक मेथड हमेशा याद रखना, मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपकी जो थ्योरी कॉपी है उसमें 2 पेजेस आप स्किप करके चलो। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, बाद में जब आप घर पे रिवाइज करोगे, बाद में जब आप घर पे रिवाइज करोगे तो कई सारे आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे। हो सकता है मैंने कवर नहीं किए या मैंने कवर किए उस टाइम आपका ध्यान नहीं था, बाद में आपको मिले तो आप उसको क्या करते जाइए, नोट डाउन करिए। क्लियर? फिर बोल रहा हूं सिलेक्टिव स्टडी मत करना। चलिए, और कोई क्वेरी आपके? नहीं, नोट्स अभी अवेलेबल हो जाएंगे। और भी कोई क्वेरी है? सब्जेक्ट को लेके आपको और कोई भी क्वेरी है आप अभी पूछ सकते हैं।
चलिए, अब सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1। तो भाई बिल्कुल ये याद रखना, चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स 4 to 5 क्लासेस लगती है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करने में, और ये चैप्टर अगर आपका क्लियर है तो आपको आगे कई सारे चैप्टर्स में कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे, समझने में कोई भी इशू नहीं होगा। इसलिए आप फर्स्ट चैप्टर को इजीली मत लेना कि अरे फर्स्ट चैप्टर है, क्या पढ़ना है, हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है। एग्जीक्यूटिव टोटल डिफरेंट है, प्रोफेशनल टोटली डिफरेंट एंगल पे क्वेश्चंस आते हैं। चलो, सबसे पहला वर्ड क्या है, व्हाट इज टैक्स। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ है। एक लैटिन वर्ड था, दैट इज कॉल्ड टैक्सो। क्लियर। तो जो टैक्स नाम का वर्ड है ये कहां से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड, और वो लैटिन वर्ड क्या था, टैक्सो। क्लियर। अब सबसे फर्स्ट समझो व्हाट इज टैक्स। अब एक बात बताओ, टैक्स कंपलसरी है कि ऑप्शनल है। टैक्स कंपलसरी है कि ऑप्शनल है। तो सबसे पहले समझना है टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट है। टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट। टैक्स में बी डिफाइंड एज, कौन सा बर्डन है, पिक्यूनरी बर्डन, मतलब मॉनिटरी। किसके ऊपर लग सकता है, इंडिविजुअल के ऊपर लग सकता है, प्रॉपर्टी ओनर्स के ऊपर लग सकता है। क्यों लगाया जाता है, इसका सिंपल रीजन है, सपोर्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हमें जो सर्विसेज देती है गवर्नमेंट, इसके लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू। और गवर्नमेंट वो रेवेन्यू कहां से रेज करती है, टैक्स से। गवर्नमेंट वो रेवेन्यू कहां से रेज करती है, टैक्स। अगर उसको ऑप्शनल कर देंगे या नॉन कंपलसरी कर देंगे तो कोई भी बंदा पे नहीं करेगा। इसलिए टैक्स को क्या बोला गया है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। किसके ऊपर लगता है, इंडिविजुअल एज वेल एज प्रॉपर्टी ओनर। क्यों लगाया जाता है, सपोर्ट गवर्नमेंट। पेमेंट एग्जैक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, मतलब लॉ के थ्रू। टैक्स इज नॉट अ वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है और डोनेशन नहीं है। टैक्स क्या, वॉलेंट्री पेमेंट भी नहीं है, दूसरा डोनेशन भी नहीं है। क्या है लेकिन, बट एन एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको देना ही है। तो इसको अदर वे में क्या बोल सकते हैं, कंपलसरी पेमेंट। क्या बोल सकते हैं, कंपलसरी पेमेंट एग्जैक्टेड पर्सुएंट टू अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, मींस लॉ के थ्रू। तो व्हाट इज टैक्स, टैक्स का सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगा, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। व्हाट इज टैक्स, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। कौन लेवी करता है भाई, लॉ के थ्रू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। वाई टैक्सेस, तो इसका सिंपल रीजन क्या रहेगा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। वाई टैक्सेस, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे क्यों गवर्नमेंट को रेवेन्यू लगता है। फोर्थ किस वर्ड से डिराइव हुआ है, लेटिन वर्ड, और वो लेटिन वर्ड क्या है, टैक्सो। लेटिन वर्ड क्या है, टैक्सो। इसके बाद देखें, इन सिंपल वर्ड्स, टैक्सेस nothing but money that people have to pay to the government which is used to provide public services। तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है सर, गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए, गवर्नमेंट पब्लिक को कई सारी सर्विसेज देती है, वो सर्विसेज पे गवर्नमेंट को पैसा स्पेंड करना है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्स इंपोज करती है। तो टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। क्लियर। तो फाइनल लेवल पे इतना तो आपको टैक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट है, क्या नहीं है, वॉलेंट्री पेमेंट भी नहीं है, डोनेशन भी नहीं है। और टैक्स का जो सबसे बड़ा फीचर है, टैक्स में आप कंसिडरेशन की डिमांड नहीं कर सकते, इसीलिए उसमें वर्ड क्या लिखा हुआ है, कंपलसरी पेमेंट। फीस क्या है, फीस भी कंपलसरी पेमेंट है, लेकिन फीस रिक्वायर्स कंसिडरेशन। टैक्स में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्विड प्रो क्यू का कंसेप्ट टैक्स में नहीं है। टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट। टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट। क्लियर। अगर मैं सिंपल बोलूंगा व्हाट इज टैक्स, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। वापस समझना, व्हाट इज टैक्स, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। क्लियर। फीस भी क्या है, कंपलसरी पेमेंट। आप बता सकते हो टैक्स और फीस में क्या डिफरेंस है, टैक्स और फीस में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फीस।
सो टैक्स और फीस में जो बेसिक डिफरेंस है वो किस चीज का है? कंसिडरेशन. टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन और फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन. क्लियर? टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन एंड फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन. चलिए पॉइंट नंबर बी. अब बात हो रही है टाइप्स ऑफ टैक्सेस. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ टैक्सेस. तो इंडिया में टैक्स दो इसमें डिवाइड हो जाएगा. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स में जो हम कवर करेंगे दैट इज इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में जो हम कवर करेंगे दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और साथ में क्या रहेगा? कस्टम. अब यहां पे देखो, कस्टम में टैक्स वर्ड यूज नहीं हो रहा है. कस्टम में क्या वर्ड यूज हो रहा है? ड्यूटी. मतलब देयर इज अगेन डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी. क्लियर? ये भी चीज समझना है. टैक्स और ड्यूटी में भी क्या है? डिफरेंस है. तो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ चार्ज विच इज इम्पोज्ड डायरेक्टली. जो बंदा इनकम अर्न कर रहा है उसकी इनकम पे डायरेक्टली इंपोज होता है, और वो बंदा उस टैक्स को क्या नहीं कर सकता? शिफ्ट नहीं कर सकता, किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता, उसको ही पे करना है. तो टैक्स क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स. अपनी इनकम के ऊपर जो अपन टैक्स पे करते हैं दैट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. टैक्स पेयर एंड पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन. यहां क्या बोला? ज्यूरिस्टिक और नेचुरल. ज्यूरिस्टिक और नेचुरल. कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल, एचयूएफ. तो आपने एग्जीक्यूटिव में दो डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, असेसी और पर्सन. तो डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर इंपोज होता है? ज्यूरिस्टिक एज वेल एज नेचुरल. A direct tax is one that cannot be shifted by taxpayer to someone else. डायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते. डायरेक्ट टैक्स में बर्डन आप कभी भी क्या नहीं कर सकते? शिफ्ट नहीं कर सकते. सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स इंपोज इन इंडिया इज इनकम टैक्स. पहले वेल्थ टैक्स भी था, वेल्थ टैक्स को अब क्या कर दिया गया है? एबोलिश. तो आज की डेट में जो इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है वो अपना कौन सा है? इनकम टैक्स. इसके बाद बात आती है इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस काय पे लेवी होता है? गुड्स और सर्विसेज. कोई भी टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लेवी होगा वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स दो इसमें डिवाइड है. सबसे फर्स्ट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा क्या रहेगा? कस्टम ड्यूटी. तो कस्टम ड्यूटी की जब हम बात करेंगे तो कस्टम ड्यूटी काय पे इंपोज होगी? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. ये मैं आपको कल डिस्कस करूंगा क्योंकि काफी लंबा जाएगा वो, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी. इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, पर्सन पेइंग द टैक्स पासेस द इंसिडेंस टू अनदर पर्सन. मतलब सिंपल है, पहले टैक्स कौन पे करता है? सर्विस प्रोवाइडर. किससे रिकवर कर लेता है? सर्विस रिसीवर. इसी तरह मैन्युफैक्चरर पहले जीएसटी पे करता है, फिर मैन्युफैक्चरर किससे रिकवर करता है? होलसेलर. होलसेलर किससे रिकवर करता है? रिटेलर. और रिटेलर अल्टीमेटली किससे रिकवर करता है? कंज्यूमर. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि हमेशा यहां पे बर्डन क्या हो सकता है? शिफ्ट. डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता. क्लियर? बर्डन के कंसेप्ट टैक्स और ड्यूटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे और क्लियर होगा. क्लियर? जब हम बात किसकी करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स समझना है, दो इसमें डिवाइड हो जाएगा. इनडायरेक्ट टैक्स फर्स्ट वन इज जीएसटी. जीएसटी काय पे? गुड्स और सर्विस. और यहां क्या आएगा? कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी काय पे लगेगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. कस्टम ड्यूटी काय पे लगेगी? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. वापस समझना, कस्टम ड्यूटी किस चीज पे होगी? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. जीएसटी काय पे लगेगा? गुड्स और सर्विसेज. जीएसटी काय पे लगेगा? गुड्स और सर्विसेज. अब जीएसटी में हमें एक्ट जो कवर करना है, सबसे पहला क्या रहेगा? सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इसके बाद हम जो सेकेंड एक्ट देखेंगे दैट इज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. थर्ड, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स.
और जीएसटी आने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट को जो लॉस हुआ, तो सेंट्रल स्टेट्स को क्या दे रही है, कंपनसेट कर रही है। तो इसके लिए भी एक एक्ट है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। क्लियर हुआ? फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर? इसके अलावा जो अपने सिलेबस में नहीं है वो क्या है, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्यों भाई? 28 स्टेट्स हैं, फिर कुछ स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे 31 है। क्या आप 31 पढ़ सकते हो? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वहां से हम सिर्फ क्या देखेंगे, सीजीएसटी, और सिमिलर प्रोविजंस काय में दिए रहते हैं, एसजीएसटी, क्योंकि हार्मोनाइज लॉ है, सारी चीजों को अपन देखेंगे तो सिमिलर है। भाई मल्टीपल टैक्सेस को हटा के उन्होंने क्या किया है, सिंगल टैक्स किया है। क्लियर? तो अपने को 4 एक्ट जीएसटी में कवर करना है, फिर एक कस्टम्स कवर करना है और एक डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? तो सब्जेक्ट काफी वास्ट है। क्लियर? नोट्स का लिंक मैं कल शेयर कर दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। दर्शित बेटा देखो टाइमिंग कैसा रहेगा, लाइव जो ऑनलाइन चलेगा, मतलब इंस्पायर के ऐप पे। अभी तो मैं 1 घंटा लिया, आज फर्स्ट डे था। वो टाइम क्या रहेगा, 8 to 10 डेली। एट टू 10। क्लियर? और हो भी सकता है जो संडे है तो संडे में 4 आवर का सेशन ले लूं, वो डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि मैं सिलेबस 15 से 20 मार्च तक कंप्लीट कराना है। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट कब का रहेगा, जून में। 8 to 10 डेली, पर ऐसा नहीं बिल्कुल 2 घंटा फिक्स, हो भी सकता है एक आध दिन वो एक्सटेंड हो जाए। क्लियर? ये डेली। इसके बाद जैसी मान लीजिए आज का लेक्चर हुआ तो उसी दिन मैं इसको काय पे अपलोड कर दूंगा, ड्राइव। लाइव में भी आप देखोगे तो आपको बैकअप मिलेगा, और अगर आप ड्राइव लिंक में जाते हो तो जैसे लेक्चर होगा उसकी लिंक हम तुरंत उसको क्या कर देंगे, अपलोड। ट्वेंटी मार्च तक तो ये बैच जाएगा। अगर आपने पहले मेरा पीडी ले लिया है या और कोई भी इशू है तो आप क्लास में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां से पूरी डिटेल मिल जाएगी। बाकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, और दूसरा क्लास में भी कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर? फिर मेरा एक ही सजेशन है, सिलेक्टिव स्टडी के लिए मत जाना, पूरा कंप्लीट करना, ना ही शॉर्ट नोट्स पे। क्योंकि फाइनल में कई बार रहता सर बच्चों का, सर समरी बुक दे दो। वो सब कब के लिए है, लास्ट मोमेंट के लिए। इनिशियली आपको ये चारों वॉल्यूम बहुत अच्छे से कवर करना है। क्लियर? मॉड्यूल अगर आप नहीं भी देखेंगे टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस का चलेगा, लेकिन मॉड्यूल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, केस लॉस बहुत अच्छे हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने वो अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करके रखे हैं। सप्लीमेंट मार्च में कंप्लीट करेंगे, अभी से देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। यस दर्शित, टेस्ट भी रहेंगे। कॉपी आप प्रॉपर मेंटेन करना, जो आप नोट्स मेंटेन करोगे, मेरे वाले नोट्स नहीं, जो आप अपनी फेयर कॉपी बनाओगे, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, ये आपको लास्ट, मतलब अगर आपका अटेम्प्ट जून में है तो मई में ये रिवीजन करने में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले मैं आपको फिर बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो 4 वॉल्यूम रिवाइज हो। मैं आपको समरी नोट्स दूंगा, लेकिन वो भी कब बेटर यूज हो पाएंगे, जब आपने ये सारा डिटेल में कंप्लीट करके रखा है। अर्थात बेटा मैं आपको 1-2 दिन बता दूंगा, अनाउंस हो जाएगा सीएमए इंटर के लिए। क्लियर?
सेकंड, मेरा आपको एक और सजेशन है, स्टिक नोट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसको अगर आप अपनी लैंग्वेज में स्टिक नोट्स यूज करो नोट्स में तो बेनिफिशियल रहता है। और कोई क्वेरी? दर्शित, टाइम चेंज करना तो थोड़ा सा इशू है, बट फिर भी मैं एक बार देखता हूं अगर कुछ हो सकता है। क्लियर? चलो, टाइमिंग का तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल मॉर्निंग में वापस 8 बजे नोट्स का लिंक मैं आपको कल शेयर कर दूंगा, और कल से प्रॉपर कॉपी मेंटेन करना है थ्योरी के लिए। उसी कॉपी में आप प्रैक्टिकल यूज अगर कर रहे हो तो मेरा सजेशन है मत करना, 2 अलग अलग कॉपीज बनाना, एक थ्योरी प्लस चार्ट्स के लिए और एक सेकंड प्रैक्टिकल केस लॉस इसके लिए। क्लियर? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अभी 10:30 से आपका सौम्य मैम का लेक्चर रहेगा। बाकी कोई भी इश्यू है आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं या क्लास पे कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी इंक्वायरी मिल जाएगी वहां से। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।